आज हमने जो टॉपिक आप लोगों के लिया है 64वां नवांश, और वैसे बहुत टेक्निक्स है 64वें नवांश की, लेकिन मैं एक तरीके से बताऊंगा और वैसे शास्त्रों में क्लियर बता दूं। पहले कहा गया है कि लगन से 64वां नवांश देखिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जातक प्रकाश वगैरह में या जातक परिजात वगैरह में, वो कहते हैं जी चंद्रमा से भी 64वां नवांश देख लो। फिर थोड़ा और आगे जब आते हैं तो वो कहते हैं जी सूर्य से भी देख लो। तो ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे लगन से 64वें नवांश की, बिकॉज बॉडी से 64वां नवांश देखा जाएगा। आप चंद्रमा से भी देख सकते हैं, सूर्य से भी देख सकते हैं। ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन एक सिंपल सा मैथमेटिकल टीचर होने के नाते एक टिप दे देता हूं। आपको जिस भी ग्रह का या जिस भी भाव का या जिस भी लगन का 64वां नवांश निकालना है, उसकी डिग्री में 210 डिग्री जोड़ दो, बस वो 64वां नवांश मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर? मान लो हमें लगन का निकालना है, मान लेते हैं लगन की डिग्री 2 डिग्री के आसपास है, और वो मान लेते हैं हम तुला लगन। ठीक है, तो तुला लगन को डिग्री वाइज कितना लिखेंगे हर्ष? तुला लगन को डिग्री वाइज सर 30 सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है समय। इसको 30 से मल्टीप्लाई करके उसमें डिग्री जुड़ जाएगी सर। मैं कह रहा हूं तुला लगन 2 डिग्री का है मान लो। हाँ तो सर 630 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 2 डिग्री और जुड़ जाएगी सर, 182 हो जाएगा। अरे भाई 6 राशि तो जा चुका, तो 6 तो चली गई जी, 7 में की 2 डिग्री, 182 डिग्री में 210 जोड़ दो। लिखो, हाथ के हाथ करो ना, सोचने की जरूरत है क्या, खट से जोड़ो। ठीक, ये आएगा 392। ठीक है भाई, हाँ या ना तो बोलोगे? जी सर, जी सर। पेन पेंसिल नहीं मेरे पास समय सर। अरे कोई नहीं, तुम वैसे मैनुअली कर लो यार। 182 में 210 जोड़ दो, 392 हो गए। 392 360 हटा दो, 12 राशि हटा दिया आपने, बचा जी जी। अब किसका मतलब क्या हुआ? एक राशि पार और 2 डिग्री। जी सर। यानी वृषभ में 2 डिग्री। सर टॉरस में आएगा 2 डिग्री। क्लियर? ये जी इसका 64वां नवांश बनेगा। आप किसी का भी ऐसे निकाल सकते हैं, सूत्र और भी हैं, लेकिन मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से समझा रहा हूँ कि बहुत आसान तरीका होगा, आप ठक से देके निकाल सकते हैं। जिसका भी निकालना, सूर्य का निकाल लो, चांद का निकाल लो, राहु का, केतु का, किसी का भी निकाल लो, डिग्री में 210 जोड़ो, ठक से वो भाव मिल जाएगा। क्योंकि 7 × 21 सीधे सीधे 7 नवा चले गए आपके उसमें 63, 7 9 63, 64वां अष्टम भाव में आ जाएगा, क्योंकि डिग्री ऊपर आ जाएगी। ठीक, ये टैक्टिक्स है समझने की, इसको इस तरीके से मैंने काम किया था। ठीक, एक तरीका आप सब जानते ही हैं कि लगन की डिग्री को अष्टम भाव की डिग्री में रख दो, बात वही है, वो भी निकल जाएगा। एक और तरीका है कि नवांश से चौथा भाव गिन लो, वो भी आपका, क्योंकि नवांश का आपको पता है 12 पंजे 60 और 1 2 3 4 चौथा भाव, ये 64वां नवांश। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट इस बारे में? अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है? सवाल ये है ना कि भाई 64वां नवांश तो है, लेकिन ये हुआ क्रिएट क्यों हो गया भाई, ये 64वां क्या बता आ गई हमारे सामने? ठीक, जबकि सुनने में तो अच्छा लगता है 64वां नवांश है। प्रॉब्लम 2 है। पहली बात तो ये जो है 8वें भाव का पहला नवांश आता है। 8वां भाव आप सब जानते हैं, आयु का भाव रखा गया है, मृत्यु का भाव रखा गया है, और क्योंकि लगन की डिग्री के बराबर बराबर आ रहा है, मृत्यु प्रदान करने की क्षमता रखता है ये नवांश। और इसका स्वामी एडवांस में जाए तो इससे त्रिकोण में भी जब पाप करे जाए तब भी रिस्क आ जाता है। तो ये बहुत माइन्यूट तरीके से काम कर रहे होते हैं अंदर खाने। लकी उन लोगों के लिए है जिनके बड़े ग्रह हैं, उनकी मृत्यु में थोड़ा लेट समय दे देगा, लेकिन अगर चंद्रमा अगर बन जाते हैं, अब ये बड़ी गजब बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात, चंद्रमा और सूर्य अगर अष्टम में बन जाते हैं, खासतौर से 64वें नवांश के स्वामी, तो रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य हर महीने घूम रहे हैं, चंद्रमा हर महीने पूरी राशि घूम जा रहे हैं। बाकी अन्य ग्रह भी हैं, बुध और शुक्र, वो भी तेजी से घूमेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो एक गारंटी तो दे रहे हैं कि कम से कम 1 साल या 30 साल तक आपकी डेथ के प्रॉब्लम तो नहीं देने वाले। ठीक, इसीलिए उन्होंने बड़े ग्रहों को पावरफुल मान लिया। 64वें नवांश से अगर बड़ा ग्रह गोचर करेगा, खासतौर से पाप ग्रह हो आपकी कुंडली के अनुसार, एसटीसी तो वो आपको महा दिक्कत दे सकता है। सर लेकिन D9 में तो वो D9 में तो घूम ही जाएगा वो 64वें नवांश, फिर भी जल्दी जल्दी। हाँ, फिर वही बात, D9 में तो घूम ही जाएगा ना, लेकिन वो आपके 8th हाउस से भी तो रिलेटेड होना चाहिए ना कुंडली में। हम तो D9 का तरीका देखने का बताया गया ना कि उसका
अब मान लो चतुर्थेश की दशा आ गई, D9 के चतुर्थेश की दशा। ठीक है सर। D9 की चतुर्थेश की दशा अगर आती है तो 64वां नवांश एक्टिवेट होगा। यस सर। पर उसमें एक चीज ये भी तो देखी जाएगी कि मान भी लें कि 64वां नवांश का आपकी दशा चालू होगी, अब 64वां नवांश जो है वो बारीकी से नवांश में काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इससे देख रहे हैं लगन कुंडली से, तो लगन कुंडली में हो सकता है चतुर्थ भाव की दशा कुछ और हो या अन्य प्लैनेट की हो। अगर वर्गोत्तम लगन हुआ तो सेम हो जाएगा, जैसे मैंने अपनी चंद्रमा का उदाहरण दिया था, तो रिस्क आ जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल ये था कि हमने आपको 3 टेक्निक बता दी। एक तरीका ये कि जिसका भी निकालना है उसकी डिग्री में 210 जोड़ दो, ठीक, उसी डिग्री को 8वें भाव में रख दो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है नवांश के चौथे हाउस को देख लो, वो आपका 64th नवांश का स्वामी बनेगा या 64 नवांश वहां पर आएगा। चंद्रमा से चौथा घर देखोगे नवांश में तो वो चंद्र से 64वां नवांश हो जाएगा। सूर्य से चौथा देखोगे तो सूर्य से 64वां नवांश हो जाएगा। ये एक तरीका और है समझने का। डिग्री वाइज मैंने आपको बता दिया कि सीधा सा 210 जोड़। अब ये तो सिर्फ नवांश की बात है, और 8वें घर में अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे शादी होना 8वें घर से रिलेटेड है। तो मैंने इस पे आपको बताया था कि हमने एक आर्टिकल पूरा किया कि 64वां नवांश और आपका विवाह, शुभ ग्रह वहां से गोचर करते हैं, विवाह दे सकते हैं। खैर वो एक अलग कंसर्न है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, शास्त्र क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, यहाँ एक खेल रच जाता है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि 22वां दृष्टिकोण वो भी ठीक इसी जगह पर आ जाता है। समझ रहे भाई, 7×21, 7वें घर में 3 21 नवांश चले जाएंगे, 22वां जो दृष्टिकोण आएगा वो ठीक इसी भाव पे आता है। अब गलती से अगर इन दोनों का स्वामी एक ही ग्रह हो जाए तो श्योर शॉट गड़बड़ करके जाने वाला, क्योंकि 22वां दृष्टिकोण का स्वामी और 64वें नवांश का स्वामी अगर एक ही ग्रह हो गया तो बहुत बुरी मार मारेगा, क्योंकि वो 8th हाउस आपकी लॉन्गिटिविटी से प्रभावित है, और उसको वो मैथमेटिकली बोलते हैं खर नवांश, और उस मालिक को खरेश। खर कौन था, रावण का भाई था सर, खरदूषण में से खर था सर, खरदूषण में से एक था ना। हाँ जी, इसलिए उसको खर नाम दिया गया कि वो हमेशा नेगेटिव ही करेगा, संहारी ही करेगा ना, खर है वो मारेगा सर सबको। ठीक, तो ये है, तो इसलिए उसको खर नवांश में रखा गया है। और वो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 64वें नवांश से देख के आप ब्लाइंडली कह देंगे ये गड़बड़ होगी, बट जरूरी नहीं कि ज्यादा हो। अगर वो गलती से 22वें का दृष्टिकोण का स्वामी भी बन गया, एक ही ग्रह माइंड के, तो भाई साहब जबरदस्त बजाएगा आपकी। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये इसलिए रिस्की है, क्योंकि 64वां नवांश समझ में ज्यादा आसान आता है कंपेरेटिवली 22वां दृष्टिकोण, क्योंकि दृष्टिकोण तक तो कोई सोचता नहीं ना, वहां हम सोचते नहीं, नवांश हर बच्चे को पता है ज्योतिष के, जबकि दृष्टिकोण पहले बनता है, D3 चार्ट पहले बनता है। सर D3 का भी तो 8th हाउस हुआ ना, वो D3 का 8th हाउस, 8th लॉर्ड, 8th लॉर्ड D3 का 8th लॉर्ड दे रहे हैं ना। अब क्या हुआ कि अब इस भाव से हम 64वें नवांश को ही ले रहे हैं, 22वें दृष्टिकोण को हमने एक्स्ट्रा, इस भाव से जब भी कभी पाप ग्रह विशेषकर शनि, राहु और केतु का गोचर जब होता है, या लगन से मान लो या चंद्र से मान लो चाहे सूर्य से मान लो, लेकिन मैं लगन की बात करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा से फिर हमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, फिर उसको भी पकड़ना पड़ेगा, वो अलग बात होती है, वो आप सब जानते हैं, कर सकते हैं। हम लगन से इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो क्या करेगा कि आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी देने वाला है। मान ले ठीक उस समय 64वें नवांश से गुजर रहा है और वहां पर ऑलरेडी शुक्र बैठा हुआ है, तो आपकी पत्नी की गड़बड़ कर सकता है। सूर्य बैठा है तो पिता की गड़बड़ कर सकता है कारक के रूप में, चंद्रमा बैठा है तो मदर की गड़बड़ कर सकता है। इसके अब क्या टेक्निकल बातें आई कि 64वें नवांश में यदि आपका शुक्र या कोई भी ग्रह बैठा है कारक के रूप में, उसके ऊपर से यदि पाप ग्रह का गोचर जाता है, विशेष तौर से शनि, राहु और केतु का, तो श्योर शॉट कारक संबंधी कुछ ना कुछ गड़बड़ करा सकते हैं। और यही वो सूत्र था जिसको देखकर राव साहब ने अमिताभ बच्चन की मदर को ये कहा था, उनके पिता की देखकर, कि आप अपने बड़े बेटे का ध्यान रखना, उनका बता रही है आपके पति को कुछ नहीं होगा, जब उनको चोट लगी थी। तो ये वो क्लू है कि उन्होंने ये चीज देख ली थी कि कारक के रूप में इसके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और बड़े बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो वो इसलिए बता रहा हूं कि एज ए कारक भी आपको ये समझना पड़ेगा। इसको थोड़ा और आगे हम लेके जाएंगे तो उसको फिर एक और दायरा और बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं कि भाई ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसको D9 में देख रहे हैं, D1 को देख रहे हैं? D1 में कह रहा हूं ना अभी तो मैं, 64वां नवांश D1 में 8वें घर में ही आएगा ना,
हाँ वो तो 8वें घर में है। चौथे घर में ले जा लो, एक ही बात है ना, हम 64वें नवांश की बात कर रहे हैं ना अभी। और अगर हम बच्चे को कह रहे हैं देखने के लिए, तो हम फिर कौन से घर से देख रहे हैं? लगन से ही देख रहे हैं, ये कहाँ से देख रहे हैं फिर हम? बच्चे को किसके लिए? जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसको कहा था कि बच्चे को तकलीफ आएगी, बड़े बच्चे को, तो फिर हम हाँ, उसमें 64वें नवांश में अगर बच्चे का ग्रह, कारक ग्रह बैठा है ना, मान लो 5th लॉर्ड बैठा है वहां पे। अच्छा 5th लॉर्ड अगर मैंने कहा ना कारक के रूप में, जैसे कि शुक्र बैठा तो तुमने वाइफ को पकड़ा, अच्छा चंद्रमा बैठा तो मदर को पकड़ा। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये एक क्लू हमें देता है कि भाई ऐसा हो सकता है। और ये थोड़ा एक्सपर्टाइज का काम तो देखिए है ही है, क्योंकि हर कोई तो इतनी मेहनत करेगा नहीं कि पहले तो मैं लगन का D9 निकाल के बैठूं, 64वां नवांश निकाल के बैठूं, और फिर मैं ये कैलकुलेट भी करूं कि कब कब उन जगहों से वो ग्रह गुजरा है ना। हालांकि जो साल से ऊपर के लोग हैं उनकी लाइफ में तो एक बार रोटेशन ले लिया होगा बड़े से बड़े ग्रह ने, जैसे शनि वगैरह ने, तो वो प्रभाव आपको दे देता है और बड़ी इफेक्टिवली दे देता है। और खास तौर से सर सॉरी, बादल के ग्रह अगर उस ग्रह से रिलेटेड या अष्टम भाव से रिलेटेड दशा प्रत्यंतर दशा आ जाए तो बहुत ही खतरा। अब एक पॉइंट और उठता है कि 64वें नवांश को क्यों इतना इफेक्टिव कहा जा रहा है ना। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है, 8वें घर में जो ग्रह बैठता है वो छिद्र ग्रह कहलाता है बेसिकली। आप सब जानते हैं छिद्र ग्रह छेद करने का काम कर रहा है आपकी लाइफ में, तो इसलिए 64वें नवांश को और खतरनाक बता दिया गया कि भाई 8वें में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपका छिद्र ग्रह है, और अगर उसको ऊपर से गोचर हुआ तो श्योर शॉट उसके कारक को नुकसान देने वाला है। ठीक, अब कुछ लोग कहते हैं जी एग्जैक्टली उसी डिग्री पे जाएगा, कुछ लोग कहते हैं जी एक नवांश तक जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट तक। तो अब अगर शनि की बात करें तो शनि तो 100 दिन में जाने वाले हैं, 110 दिन में जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक आइडिया दिया है कि हम मानते हैं कि 64वें नवांश की जो परिधि है उसमें जो पाप ग्रह होगा वो आते ही इफेक्ट दे देगा, शुभ ग्रह थोड़ा लेट इफेक्ट देगा, कक्षा सिस्टम वाला, लेकिन इफेक्ट देगा जरूर। और इसमें हमें 3 एग्जांपल्स मिलते हैं। लता जी की हत्या का, इंदिरा गांधी जी की हत्या का मिलता है, बीवी रमन जी की डेथ का मिलता है। इसके अलावा हमें एक और व्यक्ति की उसका लगता है, आई थिंक बेनजीर भुट्टो, नहीं जुल्फिकार भुट्टो, उनकी हत्या के समय भी ये पैटर्न चेक में आया था। और अमिताभ जी का तो मैंने आपको नवांश में परसों भेजा ही, उसमें आपको बताया गया था। तो वो भी एग्जाम्पल आए कि उसके आसपास से पाप ग्रह का गोचर हुआ और एग्जैक्टली हिट द बुलआई, काम करके वो गया। अच्छा, ये तो हो गया शनि राहु केतु का गोचर कैसा। अगर शुभ ग्रह गोचर करे तो क्या होगा, ये तो हमने पाप ग्रह की बता दी ना कि पाप ग्रह का। शुभ ग्रह गोचर करता है जब 64वें नवांश से, और जो कारक के ऊपर से गुजरता है, खास तौर से शुक्र के ऊपर से, गुरु के ऊपर से, या दारा कारक के ऊपर से। कुंडली में दारा कारक आप सब जानते हैं, जैमिनी में सबसे कम अंश का ग्रह जो होता है वो विवाह और संतान जन्म में बेनिफिशियल देखा गया। इसी क्लू को पकड़ के मैंने 64वें नवांश और विवाह को निकाला था। ठीक, क्योंकि शुभ ग्रह का गोचर अगर 64वें नवांश से रिलेटेड हुआ और आपका शुभ ग्रह वहां पर है या नहीं भी है, अगर कारक के रूप में जा भी रहा हो, तो वो आपका विवाह उस दौरान करा सकता है। बिकॉज 8वां घर हम पति का शुभ भी तो मानते हैं ना लेडीज के लिए, मंगल सुमंगल भाव माना गया है उसको। तो अगर मैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा तो ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, जबकि जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। और जो हमारे जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, गाजियाबाद ग्रुप हमारा, वो मेरी बात समझा होगा जब हमने पिछली बार किया था। बिकॉज लेडी के लिए 8वां घर ये सौभाग्य, पुरुषों के लिए बात नहीं कहती। पुरुषों के लिए सर कहते हैं सेकंड हाउस होता है मांगल्य, मेल के लिए ऐसा नहीं है? नहीं, यहाँ सुमंगल हाउस लेडीज के लिए ना, वो माना गया ना बेसिक फंडा 8th हाउस रिलेशनशिप के लिए। हस्बैंड के लिए रिलेशनशिप को उन्होंने कभी अहमियत दी ही नहीं, क्योंकि राजाओं के कई रिलेशन होते थे। उन्होंने एक लड़की के भाव को रखा, भाई इसको इसका सौभाग्य मिल रहा है या मिलेगा, जो भी कहिए, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा रखी गई। तो डिग्री वाइज करेगा ये, जब भी गोचर मतलब करेगा कोई तरह, तो वहाँ पे डिग्री को मैच करेगा। हाँ, डिग्री को मैच करेगा, और उसके लिए एक नवांश का पूरा माना गया है कि भाई 3 डिग्री 20 मिनट तक का गोचर आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने अनुभव में देखा कि वो हद से हद डिग्री को या तो क्रॉस कर रहा होता है या छूने वाला होता है, बिल्कुल आसपास आ जाता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम देता है और वाकई में काम देता है, श्योर शॉट। ठीक, अब इसके अलावा एक बात और देखनी है कि अगर शनि और राहु गोचर में इससे 64वें नवांश से गुजरे और सूर्य अगर हो उस पर बैठा हुआ, तो वो फादर की हेल्थ या पिता की मृत्यु करा सकता है। और नाड़ी वाले इसको थोड़ा और एडवांस लेते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर ट्राइन में भी अगर है ऐसा, अब अष्टम के ट्राइन कौन कौन से भाव बनेंगे भाई? 4, 8, 12 हुए ना, 4, 8, 12 से। अब 8 में तो चल ही रहा है मान लेते मेष के हिसाब से, तो चौथे में और अगर 12वें में सूर्य बैठा है और इस 64वें नवांश के ऊपर से शनि का गोचर अगर होता है,
तो फादर को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या डेथ भी दे सकता है। ये थोड़ा सा इन्होंने आगे बढ़ा दिया। अनुभव में तो मेरे देखने में अब तक ऐसा नहीं आया। ठीक, हाँ, क्योंकि किया है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अनुभव में त्रिकोण सिस्टम तो नहीं आया, ये नाड़ी का सिद्धांत लिया गया है। वो कितना इफेक्टिव है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे तो फिर सामने वाले को क्यों छोड़ रहे हैं भाई, सप्तम सप्तम तो प्राशर भी दृष्टि मानते हैं ना, तो मेरा ये भी कंफ्यूजन है। खैर मैंने फिर भी आप लोगों को लिखवाया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर तो 4 पॉइंट हो गए ना भाई, एक ही ग्रह गया और 4 जगह हिट कर सकता है फिर तो ये बात फिर 64वें नमाज की फिर मजेदारी रही नहीं ना, फिर वो 64वें नमाज की इंपॉर्टेंस ही क्या रहेगी। तो ये एक वजह दिखाई देती है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ऐसा ही तब होगा जब वो चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा, तो मदर को नुकसान दे सकता है कारक के रूप में, या उसकी हेल्थ को खराब कर सकता है। और खास तौर से अगर गलती से दशा इससे रिलेटेड आ जाए तो ज्यादा नुकसान कर सकता है। अब यहाँ एक बात और भी देखने की है कि अगर मान लेते हैं कि जातक विशेष के 8वें घर के स्वामी के ऊपर से गुजर रहा हो, मान लो मेष लगन ही है, तो लग्नेश भी एक ही बनेगा, अष्टमेश भी एक बनेगा, तो उस व्यक्ति के लिए भी घातक हो सकता है 64वें नमाज में गोचर का जाना। ठीक है ना भाई, क्योंकि उसका भी लॉर्ड वही है, तो ये भी एक वजह बनेगी। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। कारक उससे त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह, लेकिन त्रिकोण वाले मैंने अनुभव में नहीं पाए हैं, फिर भी क्योंकि लिखा गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरे हिसाब से 64वें नवांश के ऊपर से पाप ग्रह का गोचर जिस भी कारक के ऊपर से होगा, उस कारक से अगर लग्नेश से हो रहा है या लगन से ही हो रहा है, तो लगन को नुकसान यानी जातक विशेष को भी नुकसान दे सकता है। बहुधा हमने पाया कि जातक विशेष के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि 3 एग्जाम्पल मुझे मिले, तीनों में एक्सीडेंट हुए, मरे नहीं थे कोई। अच्छा, अब ये भी था कि गोचर में कितना दिन लेगा, तो वो सब आप जानते हैं। शनि का आप जानते हैं 3 डिग्री 20 मिनट होगा, करीब 110 दिन। ठीक है, राहु के 2 महीने करीब बन जाते हैं, क्योंकि राहु उल्टे चला करते हैं। गुरु 1 महीना 10 दिन, लगभग 40 दिन का समय आएगा। और मंगल 7 दिन में असर देते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से देखने में नहीं आता। आसपास की डिग्री में जब वो गुजरता है तो ज्यादा वो प्रभाव देता हुआ नजर आता है, और वो इफेक्टिवली प्रभाव देता है। तो ये तो पॉइंट हमने पढ़े। वैसे अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं जो बड़े बड़े ज्योतिषियों ने काम किया, जिनमें से सबसे अच्छे थे हमारे CS पटेल साहब। उसके अलावा हमारे VP गोयल सर ने भी इस पे किताब लिखी, उन्होंने भी उसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। हालांकि वो पॉइंट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बुक मैंने बता दी थी, उसमें पॉइंट दिए गए थे। जिन पे नहीं है तो 2-4 बातें काम की मैं बता दूंगा आप लोगों को। इस सूत्र है सर, एक चीज पूछनी है जी। मान लिया जन्म कुंडली में अष्टम में कोई और ग्रह है, और जो नवांश कुंडली बनाई उसके चौथे में कोई और ग्रह है, तो हम कौन सा कारक लेंगे? जन्म कुंडली को देखेंगे सर, जन्म कुंडली वाले को देखेंगे, क्योंकि 8वां अगर जन्म कुंडली का प्रभावी होगा ना, नमाज में तो बहुत माइन्यूटली चले जाएंगे। 64वां नमाज देखने का सिर्फ एक ही टेक्निक है, नमाज के चौथे भाव की दशा पकड़ लो आप, या चौथे घर का मालिक को पकड़ लो। लेकिन लगन कुंडली, क्योंकि आयु फैक्टर को हम लगन से देखेंगे, उसके लिए लगन कुंडली के ग्रह देखे जाएंगे। इसलिए अमिताभ बच्चन वाला जो फंडा आया ना, देखो सर, उसमें उसके 5 ग्रह है ना 8वें घर में, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिले थे ना उस दौरान। लेकिन क्योंकि उनके, अगर हम देखें, उनको दशा में ग्रेस मिल रहा था, इस बात से उनको कह दिया गया था कि ये मरेंगे तुम नहीं। इसमें सर ये जैसे मान लिया, एक मैं एग्जांपल दे रहा, मान लिया सपोज अष्टम में मंगल बैठा हुआ है कुंडली में, और जब हमने नवाज कुंडली बनाई तो उसमें चौथे में मान लिया शुक्र बैठा हुआ है जी। तो जब वो ट्रांजिट में, तो जो शुक्र वाला जहाँ बैठा उसी में आएगा ना चौथे वाले में। हाँ, तो अब वहां तो शुक्र बैठा हुआ है, नहीं देखिए मंगल को 64वें भाव में नवांश में वो दशा आएगी ना सर। हाँ जी, ठीक। अब वो कुंडली में अष्टम भाव से रिलेटेड है जी, तो वो मंगल को इफेक्ट देगी ना। ठीक है सर, क्योंकि हमने उसको और सब डिवाइड कर दिया ना वहां पे। और जो ये शुक्र वगैरह बैठे हैं जो और मंगल को प्रॉब्लम देगी, जिसकी वजह से आपके चौथे घर में, यानी नवांश कुंडली के चौथे घर में इफेक्ट आएगा। जैसे किसी की भगवान ने करे ब्रदर की मृत्यु हो गई, तो उसकी फैमिली पे असर आएगा उस दौरान। उसका चौथा भाव है, शुक्र को उसके एक्टिवेट नहीं करेगा वो। अच्छा, उसके चौथे भाव को इफेक्ट करेगा नवांश के। अब नवांश का यानी उसका डीप सुख में कहीं प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि ब्रदर के साथ रहते थे, ब्रदर को कुछ हो गया या ब्रदर को कहीं जाना पड़ गया, तो उसकी फैमिली में असर आएगा स्थूल रूप में। अगर वैसे जाएंगे तो हम कहेंगे भाई ब्रदर के साथ गड़बड़ हुई इसके, क्योंकि तो जो नवांश कुंडली के चौथे घर में जो ग्रह बैठे उनसे मतलब नहीं, क्योंकि वो हम वो इसलिए मतलब नहीं है कि वो किसी न किसी अन्य नवांश के है ना, वो ग्रह जो है अन्य नवांश के रोटेट करके आ रहे हैं, और हम 64वें नवांश की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब ठीक है, एक तरीका समझाने के लिए है कि 64वां नवांश सिंपली वे देख सकते हैं कि नवांश के चौथे भाव का मालिक। ठीक है, इसलिए भाव को इंपॉर्टेंस वहां दी गई।
अच्छा, अब ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा देते हैं जो कि हमने CS पटेल जी की बुक से लिए हैं और इफेक्टिवली काम करते हैं, और आप सब जानते हैं बड़े नामी रहे हैं चंदूलाल साहब पटेल जो है, और उनकी कुछ एग्जांपल्स बड़े इफेक्टिवली काम करते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बताई, वो मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं।